नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम का नाम हमने हेलो उदयपुर क्यों रखा, ताकि हम आपको इस तरीके से अभिवादन कर पाए कि आपके अंदर एक गर्मजोशी हो कि हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे उदयपुर को संबोधित कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद है कि इस मंच के माध्यम से कई सारे व्यक्तित्व और कई सारे ऐसे प्रतिभावान, ऐसे संघर्षमय जीवन को प्रस्तुत करना, जिसको दिखाकर हम युवाओं के अंदर वो प्रेरणा की चिंगारी जगाना चाहते हैं, जो खुद कई बार नर्वस हो जाते हैं, कई बार उनका मनोबल गिर जाता है। तो जब इस प्रकार के व्यक्तित्व को, उनके संघर्षमय जीवन को हम इस मंच के माध्यम से शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को प्रेरणा मिलती है। आपके फीडबैक्स लगातार हमें यूट्यूब पर मिलते जा रहे हैं। आप में से कई सारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को नेक्स्ट डे फिर से रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके फीडबैक्स मिल तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स कीजिए, उसको फेसबुक पे शेयर कीजिए। जो भी वीडियोस हम ये जो क्लास प्रेजेंट करते हैं, ये जो कॉन्वर्सेशन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ये इंटरव्यूज आपको जो दिखाते हैं, आप नेक्स्ट डे इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। हालांकि ये जो मंच है हेलो उदयपुर का, यहाँ पे कई सारे गुणवान, कई सारे व्यक्तित्व आते हैं, संघर्षमय जीवन उन्होंने व्यतीत किया होता है, उनके संघर्षमय जीवन से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन उसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार जी गुप्ता सर। आप खुद एक वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं अभी वर्तमान में राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय उदयपुर में। आपका जन्म आगूचा भिलवाड़ा में हुआ है, और आपकी स्कूलिंग, आपका स्कूल जो कंप्लीट हुआ बूंदी से हुआ, और ना सिर्फ स्कूल बल्कि आप स्कूल के टाइम में मेरिट भी स्कोर कर चुके हैं। यही नहीं, आपके पिताजी जेपी गुप्ता जी, वो खुद एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। आपका पूरा परिवार आयुर्वेद से ताल्लुकात रखता है, इसीलिए इनको प्रेरणा मिली और यहां तक पहुंचे। सर, सबसे पहले तो आपके हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो युवा हो सकता है कि पहली बार इस चैनल को ट्यून किया हो, आपके लिए एक चौंकाने वाली बात आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं कि आप डॉक्टर महेश कुमार जी गुप्ता सर, आपने 1000 से भी ज्यादा ऐसे स्पाइन एंड जॉइंट्स के पेशेंट्स को सर्जरी से बचाया है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, ऑपरेशंस करवाने के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, और हम लोग पैसे लगाते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करवाते हैं। आज से आप कई सारी जानकारी आयुर्वेदिक क्षेत्र में लेंगे, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक बहुत लंबे समय से परिणाम देता है, लेकिन स्कूल से लेकर अभी तक हमने पढ़ा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और हम सब ने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है। उसी के बिहाफ पर हम कई सारे सवाल पूछेंगे सर से, कई सारे ज्ञान इस मंच के माध्यम से उदयपुर वासियों के साथ शेयर करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग, जो कुछ नहीं कई सारे लोग, उनमें से मैं भी एक अज्ञानी इंसान हूं, जो आयुर्वेद के बारे में उतना गहन तरीके से नहीं जानता है, तो आप कुछ प्रकाश डालिए आयुर्वेद के बारे में। और दूसरा, आप खुद सर अपने श्रीमुख से बताइए कि आपको कैसे प्रेरणा मिली इस आयुर्वेदिक क्षेत्र में आने की। सर, सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि मेरे पिता आयुर्वेद चिकित्सक थे और मेरे बाल मन में ये एक तरह से निश्चित हो गया था कि मुझे आयुर्वेद ही करना चाहिए, तो मैंने अपने आपको आयुर्वेद में लाया और इसका विधिवत जो है कॉलेज में अध्ययन किया। और आयुर्वेद चुनने का एक कारण ये भी था कि मैं कुछ न कुछ आयुर्वेद में नया करना चाहता था, और कुछ न कुछ आयुर्वेद में विशेष करके समाज को अपना योगदान देना चाहता था, इसलिए मैंने आयुर्वेद। जी दोस्तों, आयुर्वेद हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पहचान है। जब विदेशों में भी उपचार नहीं हुआ करते थे, तो हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेदिक पद्धति बहुत प्रचलित थी। सर, आपने BMS उदयपुर आयुर्वेदिक कॉलेज से किया, आपके पास चांस था MD में जाने का। थोड़ा सा संघर्षमय जीवन अगर आप बताएं कि आप MD में क्यों नहीं गए और सिर्फ इसी को क्यों चुना? BMS करने के बाद मैं सर MD गया था। MD मैंने ज्वाइन किया। 4 महीने तक मैं कॉलेज में MD का स्टूडेंट रहा हूँ जी। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मेरे पास 3 रास्ते थे, या तो मैं MD कंटिन्यू करूं या मैं राजकीय सेवा में प्रवेश करूं, क्योंकि मेरा राजकीय सेवा में भी चयन हो गया था जी। साथ ही मेरा आचार्य फेलोशिप में भी चयन हो गया था जी। लेकिन
घर की थोड़ी परिस्थिति इस तरह थी कि मेरे पिता उसी वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले थे और परिवार में जो मेरे से बड़े थे उनकी नौकरी नहीं थी और पीछे भी जो मेरे भाई बहन थे वो भी अभी चूँकि पढ़ ही रहे थे। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि आप एमडी कर लीजिए जी। लेकिन घर की स्थिति देखते हुए मैंने जो है राजकीय सेवा में अपने आप को ले आया और 1991 में मैंने आयुर्वेद डिपार्टमेंट राजस्थान के अंदर जो है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया। थैंक यू सर। जो युवा खास तौर पर, बड़े बुजुर्ग तो फिर भी आयुर्वेद से काफी कुछ ज्ञान रखते हैं, जो लोग युवा एकदम से जो मानसिकता बदली है, आप खास तौर पर देखते रहिए, कई सारी चीजें नोट करते रहिए, क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसा है, कहते हैं कि ज्ञान एक सही रास्ता दिखाता है, एक सही दिशा निर्देश देता है। सर, मैंने जहां तक पढ़ा है, कुछ नॉलेज में भी कई सारे चिकित्सा अधिकारियों के साथ थोड़ा ज्ञान मैं बांटता रहता हूँ, एक मेरी हॉबी भी है, लोगों से मैं ज्ञान अर्जित करता रहता हूँ। आयुर्वेदिक पद्धति के अंदर एक केरल पद्धति भी है और मैंने सुना कि आपका भी केरल से बहुत बड़ा नाता रहा है, तो सर वो थोड़ा सा केरल का संघर्ष और आयुर्वेदिक पद्धति, जो केरल का खास रूप आपने देखा है, थोड़ा दर्शकों को अगर बताएं आप तो वो सही ज्ञान ले पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ ये आपके सामने मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं एमडी में प्रवेश लिया तो उस समय मुझे केरल जाने का मौका मिला। एक 7 दिन का वर्कशॉप था, तब मैं केरल गया और न केवल मैंने वहाँ 7 दिन की वर्कशॉप ज्वाइन की, परंतु केरल के जो बहुत अच्छे संस्थान थे उनको देखने का मुझे अवसर मिला। वहाँ पे जो मैंने जैसे आयुर्वेदशाला या अन्य जो थे कॉलेज और वहाँ के चिकित्सालय जो देखे, और वहाँ पे मैंने देखा कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है। देश एवं विदेश के लोग भी वहाँ चिकित्सा के लिए आते हैं और बहुत ही उच्च स्तर की आयुर्वेद की चिकित्सा हो रही है। बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदिक नर्सिंग होम्स हैं। इन सब को देखने से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हुआ कि मुझे भी जो है आयुर्वेद में ही और विशेषतः केरल की पद्धति में ही जो है एक तरह से अध्ययन करना है जी। तो इस तरह से मेरा केरल में एक तरह से जाने से आत्मविश्वास मिला। दोस्तों, दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा कि जब व्यक्ति घर से निकलता है, पढ़ाई करता है, तो आगे जाके कई सारी समस्या आती है। उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या आपने जो फेस की है, आपने मेरे साथ अनुभव बांटा है, वो था इंग्लिश। इंग्लिश आजकल एक इतनी बड़ी समस्या है कि एक स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, तो फिर भी आप शायद कर सकते हो, लेकिन ग्लोबली अगर आप जाना चाहते हो, खास तौर पर अगर ऐसी बुक्स जो इंग्लिश में लिखी गई हैं उनको अगर पढ़ना चाहते हो, तो एक बहुत बड़ा लोगों को पीड़ा होती है इस चीज को लेकर कि मैं कैसे करूंगा। सर, आपके लिए भी ये बहुत बड़ी पीड़ा का विषय था कि इंग्लिश आपकी बहुत कमजोर थी, जैसा आपने बताया था। और दोस्तों, आपकी सफलता के पीछे आपकी पत्नी, आपकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा साथ रहा है। सर, आप खुद अपने श्रीमुख से बताएं कि किस तरीके से इंग्लिश की जो बड़ी समस्या थी आपकी पत्नी के द्वारा उसको समाधान दिया गया। सर, हुआ एग्जैक्टली ये कि केरल जाने से एक बार मुझे एक्सपोजर मिला जी। इसके बाद एक बार यहाँ 2000 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जी, जामनगर के अंदर जी। तो हमने वो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल था, वो अटेंड किया। तो वहाँ बहुत सारे विदेशी लोग थे जी। वहाँ मैंने बहुत सारा अनुभव किया कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं आ रहा है और मैं विदेशियों के साथ अपनी बात अच्छी तरह से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं लौट के आके मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, तो मेरी पत्नी ने कहा अब कुछ भी हो जाए आपको इंग्लिश का अध्ययन करना है। आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने क्लास 8 की बुक से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया जी। पहले 2 महीने का एक स्पोकन इंग्लिश का किया, फिर इसके बाद मैंने इंग्लिश में एमए करने की ठानी जी। मैंने 1 साल कर भी लिया, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर दबाव आया कि मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, इंग्लिश में एमए नहीं करना है, बस आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई है, आप अपना जो है समय आयुर्वेद के लिए ही लगाइए। तो फिर मैंने आयुर्वेद के लिए अपने आप को लगाया और मैक्सिमम चूँकि साहित्य जो है उत्तर भारत में तो हिंदी में है जी। लेकिन जब हम अपने यहाँ से बाहर जाते हैं, केरल जाते हैं या दूसरे अन्य प्रदेशों में जाते हैं, तो हमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जब हम विदेशियों के साथ बात करते हैं तब भी हम इंग्लिश की बहुत आवश्यकता होती है। और उसी तरह से यदि भी कोई नॉलेज लेना है, कोई पढ़ना है, वहाँ भी हमें इंग्लिश की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैंने अपने आप को इंग्लिश में जो मैक्सिमम जो साहित्य था उसको पढ़ना लिखना शुरू किया और
आपको आश्चर्य होगा कि अभी मेरे पास 1000 बुक्स हैं। मुझे पढ़ने का बहुत विशेष शौक है, जिसमें 500 बुक्स केवल इंग्लिश की हैं। जी, जी। और जो भी मुझे मॉडर्न का कोई भी कंसेप्ट करना होता है क्लियर, तो मैं केवल इंग्लिश की बुक्स ही पढ़ता हूँ और आज भी मैक्सिमम इंग्लिश की बुक्स ही पढ़ता हूँ। जी सर, इंग्लिश एक डेफिनेटली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन मैं सर कुछ और सोचता हूँ कि मैं खुद एक इंग्लिश टीचर हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले कमांड हम सब लोगों की हिंदी के ऊपर होनी चाहिए। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी हिंदी को सबसे पहले मजबूत करें। इंग्लिश को सिर्फ आप काम में लेने के तौर पे यूज करें, और जो समस्या आती है उसको आप समाधान के तौर पे यूज करें। हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इसको सम्मान देना चाहिए, उसमें बात करनी चाहिए, उसको और ज्यादा मजबूत करनी चाहिए। आपने सर संघर्षमय जीवन बताया, कई सारी चीजें हैं और कई सारा ज्ञान हम डिस्कस करेंगे। आयुर्वेदिक की दोस्तों अलग अलग पद्धतियां होती हैं, उनमें से सर एक है पंचकर्म। अगर आप इस श्रीमुख से बताएंगे क्या है ये पंचकर्म पद्धति, तो बहुत अच्छा लगेगा सर। देखिए, आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो दो तरह की होती है, एक शोधन चिकित्सा और एक समन चिकित्सा। जी। सामान्यतया समन चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। इसके अंदर सीधे रोगी को देख के और केवल दवाइयाँ खाने को दी जाती हैं, तो इसको समन चिकित्सा कहते हैं। लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो केवल दवाई से ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसे रोगियों को पंचकर्म की चिकित्सा देनी होती है। पंचकर्म का मतलब 5 कर्म होते हैं जो कि शरीर के शोधन के लिए आवश्यक हैं। वमन, विरेचन, आस्थापन, अन्वासन और शिरोविरेचन। आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि भाई क्यों हमें पंचकर्म कराना चाहिए। जी। जैसे हम यदि किसी कपड़े पे रंग चढ़ाना चाहते हैं और यदि वो कपड़ा गंदा है तो उस पे रंग अच्छा चढ़ेगा नहीं। जी। हमें पहले उस कपड़े को अच्छे से साफ करना पड़ेगा, फिर हमारा जैसा मन होगा वैसा कलर हम उसके ऊपर कर सकते हैं और कलर भी अच्छा आएगा। उसी तरह से शरीर के अंदर भी जब हम शरीर की शोधन कर देते हैं, इसके बाद जो भी हम उसका दवाई देते हैं तो दवाई अच्छे से लगती है और रोगी को काफी स्थायी फायदा होता है। जी। तो पंचकर्म का मतलब 5 कर्म है। जी जी, थैंक यू सर। जो कार्यक्रम को देख रहे हैं व्यूअर्स, मैंने शुरू में बताया था कि आप ना सिर्फ इसमें बल्कि आप ऑस्टियोपैथ भी हैं, और एक सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा चौंकाने वाले आंकड़े मैंने शुरू में बताए थे कि स्पाइन एंड जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स है आजकल कई सारे घरों में आपको देखने को मिलती होगी। आपने 1000 से भी ज्यादा पेशेंट्स की सर्जरी होने से बचाया है। सर आप थोड़ा सा समझाएं, स्पाइन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति से किया जा सकता है और लोगों को क्या क्या खास तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें खास तौर से स्पाइन का स्टेनोसिस, स्लिप डिस्क, और ये जो 2 तरह की जो चीज़ें हैं उसमें जो मॉडर्न मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्जरी का है। साथ ही जॉइंट्स के अंदर जो स्पेशली घुटने का जॉइंट्स जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जॉइंट का रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म चिकित्सा की सहायता से, कुछ केरला स्पेशलिटी की सहायता से, कुछ ऑस्टियोपैथी की सहायता से, थोड़ा मैनिपुलेशंस की सहायता से, कुछ मर्म चिकित्सा की सहायता से, और कुछ लेप और बंधन एवं योग, प्राणायाम और फिजियोथेरेपी, इन सब का एक कॉम्बिनेशन मिला के स्पेशली बस्ती चिकित्सा के बारे में बताना चाहूँगा। इसके द्वारा हम 100 में से 95%, 95% लोगों की सर्जरी बचा सकते हैं, और हमने ये बचाया है और निरंतर हम राजकीय स्तर पर कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों की सर्जरी बचे। और जहाँ तक जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस का सवाल है, यहाँ भी अलग अलग ग्रेडिंग होती है। अप टू 2nd और 3rd ग्रेड बहुत इजीली जो है हम लोग उसकी चिकित्सा पंचकर्म और आयुर्वेद पद्धति से कर सकते हैं, और जहाँ तक 4th ग्रेड की बात है वहाँ ही केवल जॉइंट का रिप्लेसमेंट जो है वो कराना चाहिए। जी जी,
सर थैंक यू, आपने बहुत सारी बहुत खूबसूरत जानकारियां दी है जो कई सारे लोग शायद नहीं जानते हैं। वो आज के बाद आयुर्वेद की तरफ थोड़ा रुचि उनके अंदर जरूर जागृत होगी। सर एक और आपने बीच में नाम लिया था केरलीय स्पेशलिटीज, क्या ये नॉर्मल आयुर्वेद से थोड़ी अलग होती? थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप गहनता से बताएंगे। केरला स्पेशलिटीज भी आयुर्वेद की ही विधा है। जो पंचकर्म के मूल कर्म होते हैं उनके पहले कुछ और कार्य करने पड़ते हैं, जिसको स्नेहन एवं स्वेदन कहते हैं। तो स्नेहन स्वेदन के ही जो है विशुद्ध रूप होते हैं। और केरला स्पेशलिटीज के अंदर भी 5 चीजें आती हैं जो कि विश्वविख्यात भी हैं। सिरोधारा, शरीर का कड़ीचल जिसको कायसेक कहते हैं, नवराकड़ी जिसको सृष्टिकशाली पिंड स्वेद कहते हैं, शिरोवस्ती बोलते हैं, सिरो लेप हैं। तो ये जो 5 जो केरल की चिकित्सा पद्धतियां हैं वो कम समय में, चूंकि ये ज़्यादा लाभ देती हैं और लोगों की जो लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इसको स्वीकार किया है और इनके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो केरल की 5 जो स्पेशलिटीज़ हैं इनका भी हम अपने चिकित्सा में यदि प्रयोग करते हैं तो उत्तम लाभ मिलता है। जैसे एक कोई माइग्रेन का रोगी है, उसको यदि हम सिरोधारा देते हैं या सिरोवस्ती देते हैं तो माइग्रेन में बहुत जबरदस्त जो है लाभ प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू सर। दोस्तों, जो हो सकता है ऐसा मुमकिन है कि कई सारे लोगों ने अभी इस चैनल को ट्यून किया हो। आप हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार जी गुप्ता सर। आपका बहुत संघर्षमय जीवन रहा हुआ और बहुत सारी उपलब्धियां आपने आयुर्वेदिक क्षेत्र में हासिल की। वर्तमान में आप वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं जो हमारे उदयपुर के राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय है उनके। सर आपने बहुत सारा संघर्ष किया, तो अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता के लिए 4 व्यक्तियों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जी। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा अपने माता पिता को और मेरे पिता को, जिन्होंने मुझे आयुर्वेद की ओर प्रेरित किया जी। एवं समय समय पे मुझे मानसिक रूप से उन्होंने सुदृढ़ किया कि आपको ये करना चाहिए। दूसरा, मैं अपने गुरु प्रोफेसर राज्यवर्धन सिंह जी राय जी, उनको भी अपना श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जहाँ भी मुझे मुश्किलात हुई उन्होंने मेरा समाधान किया और बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा एक जो है डॉक्टर एल महादेवन का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, जो बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं। उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे अच्छे से अच्छा चिकित्सक बनना है। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी पत्नी को भी यहाँ पे श्रेय देना चाहूँगा कि मुझे हर कदम पे मेरा साथ देती हैं। हर कोई चीज़ में मुझे मानसिक रूप से जो है वो मुझे तैयार करती हैं और मुझे सहयोग प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ और यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहूँगा अपने मन से कि एक समय ऐसा आया हमारी ज़िंदगी में जब हमें काफ़ी एक, जिसको मैं अपना टर्निंग पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। जी सर, जी सर। तो जो मेरा जो टर्निंग पॉइंट रहा है वो रहा है 1998 में। ये ऐसा समय आया था जब मुझे अपनी पत्नी के साथ केरल की यात्रा करनी पड़ी। वहाँ जाके पंचकर्म का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा एक 2 और 3 जगह और भी हमने पंचकर्म का जो है वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया। और जो प्रशिक्षण से हमें जो एक जो ज्ञान मिला वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे वहाँ से लौटने के बाद हमने अपने राजकीय स्तर पे जो गवर्नमेंट के जो शिविर हैं उनमें अपनी सेवाएं देनी शुरू की। जहाँ पे हमारा पदस्थापन था ग्रामीण इलाकों में, वहाँ हमने अपनी सेवाएं जो देनी शुरू की। लौटने के बाद चूंकि पत्नी उस समय सेवा में नहीं थी तो उन्होंने अपना एक निजी जो है चिकित्सालय खोला। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने का मौका मिला। जी, थैंक यू सर। दोस्तों, कहते हैं जब दिमाग खाली होता है तो आउटपुट की उम्मीद हम लोग नहीं रख सकते हैं, और इस मंच के माध्यम से हम ना सिर्फ ज्ञान बल्कि प्रेरणा से भी इनपुट देकर आपका दिमाग भरना चाहते हैं। आप थे डॉक्टर महेश कुमार जी गुप्ता। मेरे अनुसार जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी कीमती चीज देता है तो वो है समय। आपने अपनी जिंदगी का वो पल दिया जो वापस कभी लौट कर आने वाला नहीं है, और वो उस पल ने आपको, हमें, हम सबको बहुत कुछ फायदा दिया है। सर, अंतिम सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो लोग
युवा हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहें, समाज को अगर आप कोई संदेश देना चाहें, और साथ में ही हमारा जो ये कार्यक्रम है हेलो उदयपुर, इसके बारे में भी आप अपनी राय दें। मैं इस मंच के माध्यम से सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप जो ये प्रोग्राम देखते हैं उसमें जो अच्छी बात हो उसका आप अनुसरण करें, और आप ये देखिए कि जो व्यक्ति आपके सामने हैं उसने किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष किया है। आप भी शॉर्टकट नहीं अपनाएं, कड़ी मेहनत करने का सोचें, उसके लिए परिश्रम करें, और जो सफल व्यक्ति हैं उनसे थोड़ा और प्रेरणा लें कि हमें अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है। और समाज को इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद जो है वो इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदा अच्छा होता है। प्राकृतिक चिकित्सा को भी अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। थैंक यू सर। दोस्तों, आज का साथ यहीं तक होगा हमारा। आज हमने डॉक्टर महेश कुमार जी गुप्ता सर से बहुत सारी बातें सीखने को मिली। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, कई बार लोग इनके बारे में जानते ही नहीं। इसका जो हॉस्पिटल है गुलाबबाग रोड पर, आप एक बार अगर विजिट करना चाहें तो कई सारी निःशुल्क सेवाएं दी जाती वहां पर। आप विजिट जरूर करें, देखें, और ज्यादा से ज्यादा अपनी रुचि बढ़ाने की कोशिश करें कि जो हिंदुस्तान की पहचान है, हमारे देश की खोज है, अगर उससे भी हम वंचित हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक निराशाजनक बात होगी आने वाले समय के लिए। आज के लिए इतने काफी। एक बार सर महेश सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि आपने शॉर्ट नोटिस पर हमारे इस हेलो उदयपुर के कार्यक्रम में आपने पधारने का आपने निमंत्रण स्वीकार किया, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम शुक्रगुजार हैं, पूरा उदयपुर आपके लिए शुक्रगुजार है कि आपने समय दिया। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम की समाप्ति यहीं तक करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह किसी नए व्यक्तित्व के साथ और किसी नए मिशन के साथ। आप देखते रहिए हेलो उदयपुर विद मुकेश कुमार जन्मा। एंड इन्हीं एपिसोड्स को अगर फिर से आप रिपीट टेलीकास्ट अगर आप देखना चाहें तो नेक्स्ट डे दिन में आप देख सकते हैं। और यही नहीं, जो हमारे उदयपुर न्यूज चैनल का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जी आप यूट्यूब की वेबसाइट खोलिएगा एंड टाइप कीजिएगा कि उदयपुर न्यूज चैनल, एंटर कीजिएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप पुराने भी वीडियोस और जो हमारे लेटेस्ट न्यूज है उनको भी आप देख सकते हैं। अगली जानकारी के लिए आप देखते रहिए हेलो उदयपुर। तब तक आप सब सतर्क रहिए, सावधान रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।